Today's first word, we are going to start from 351. So 351 to 360 words today I am going to explain or discuss. So you may learn easily. बहुत आसानी से समझाऊंगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे. तो today's first word is called fecund. What is it? It is called fecund. ये क्या है? It is an adjective. ये एक adjective है. Adjective अर्थात विशेषण है. पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड भी वीडियोज हैं, आपको देखना हो तो प्लीज आप जाकर के देख सकते हैं. इसका अर्थ क्या होता है? उपजाऊ या फलप्रद. देखिए, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, जैसे आज आपको न्यू सब्सक्राइबर है या आपने एकदम न्यू ज्वाइन किया, तो आप चैनल पे जाइए और स्टार्टिंग में मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ, आप अपना देख लीजिए. अगर आपको रेलेवेंट यहाँ पे जो भी वर्क है जो आपके लिए आपको आसानी से समझ में आ रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कीजिएगा. सो फीकेंट का अर्थ क्या होता है? ये इसका अर्थ होता है फर्टाइल. फर्टाइल मतलब उपजाऊ, या कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा जिसके अंदर क्या कहा जाए, जो फलवंत बहुत होता है, उपजाऊ कह सकते हैं, फलप्रद कह सकते हैं, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, प्रोफेलिक, रिच मतलब जिसके अंदर बहुत क्षमता है, जैसे कहते हैं जो सॉइल और क्या कह सकते हैं, मिट्टी बहुत उपजाऊ है, उस बेसिस पे उपजाऊ या फलप्रद कह सकते हैं, या उत्पादक के रूप में कह सकते हैं. ठीक है, तो ये इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं जिनको हम सिनोनिम्स कहते हैं. चलिए हम इनको एग्जांपल के थ्रू इजीली समझते हैं. जितने इजी एग्जांपल्स उतनी आसानी से डिफिकल्ट वर्ड्स याद हो जाएंगे हमें. दिस इज अ फेकंड एनिमल. और ये जो एनिमल है, ये जो जानवर है, चाहे कोई भी, जैसे गाय जो दूध देती है फॉर एग्जाम्पल, तो ये किस तरह का? बहुत ही फलवंत है, बहुत ही फर्टाइल है, जो हमारे लिए फायदेमंद है, या कोई भी जानवर जो हमारे लिए फायदेमंद है उसके बारे में कह सकते हैं. दे हैव ए फेकंड सॉइल. और जो उनके पास किस तरह की सॉइल है, मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है. नेक्स्ट वर्ड 352, फेलिसिटी. फेलिसिटी क्या है? ये एक नाउन है. नाउन का अर्थात संज्ञा है. मतलब आप सेंटेंस में देखेंगे जो फेलिसिटी का यूज हुआ है वो एज अ नाउन हुआ है. यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या एज अ नाउन हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है तो ये फिर इसका यूज सही नहीं हुआ है. इसका अर्थ होता है शानदार, सुख से, सौभाग्य से, आनंद से. इसको हम हिंदी में बहुत सारे वर्ड से बोल सकते हैं. ठीक है, लाइक हैप्पीनेस, डिलाइट, चीयर, जॉयफुलनेस. माय नेम इज जॉयस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉयस? जॉयस का मतलब होता है खुशियां, तो सिमिलर मीनिंग है. ओके, जॉयसनेस. तो ये सब इसके फेलिसिटी के ही एग्जांपल्स हैं. सो द स्टोरी इज टोल्ड विद अ ग्रेट फेलिसिटी ऑफ स्टाइल. और जो कहानी थी, जो भी स्टोरी सुनाई गई, वो बहुत ही शानदार शैली में बताई गई है, बहुत शानदार तरीके से बताई गई जो स्टोरी थी. ही एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ विद ग्रेट फेलिसिटी. और उन्होंने अपनी बात को बड़े ही ढंग से, बड़े ही अच्छे से, बहुत ही खुशी से प्रेजेंट किया या एक्सप्रेस किया. एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? किसी को अपनी भावनाओं को जताने से. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज फर्वर. व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड फर्वर. कोई भी डिफिकल्ट स्पेलिंग होती है उसको पार्ट्स पे, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ. ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है जोश से, इसका अर्थ होता है उत्साह से, या हम कह सकते हैं कोई तरह की तीव्रता से. हम किस तरह से बहुत पैशनेट होते हैं ना किसी चीज के लिए, उसमें आ जाएगा फर्वर का यूज. या जील के लिए हो जाएगा, इमोशन के लिए हो जाएगा. इमोशन सिर्फ एक ये के लिए होता है जिसमें हम मूवीज देख करके, मतलब इमोशंस आप किसी भी चीज में ज्यादा हो उसके लिए. वार्मथ से, पैशन, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ. इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी है, कितनी गहराई है. The fervor of her speech showed she felt strongly. और उसकी बात, जो स्पीच उसने दी थी या जो भाषण उसने दिया था, वो उत्साह से भरा हुआ इतना था कि उसने ये महसूस करा दिया कि वो, उसकी बात में बहुत ही क्या है, दृढ़ता है. स्ट्रांगली मतलब बहुत दृढ़ता से उसने अपनी बात कही है. द स्पीच अराउज्ड नेशनलिस्ट फर्वर. और इस भाषण से राष्ट्रवादी उत्साह जागृत हुआ है. नेशनलिस्ट फर्वर का मतलब राष्ट्रवादी उत्साह जागृत हुआ है. आजकल तो भाषण बहुत लोग दे ही रहे हैं, आप देख सकते हैं. फेटर. व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड फेटर. ये क्या होता है? किसी तरह की रोक, कोई तरह की बेड़ी. ठीक है, जैसे लोहे की बेड़ी हो, या फिर कोई तरह का बंधन होता है, उसको हम कह सकते हैं. कोई तरह की शाखा होती है, उसको कह सकते हैं. ये है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको हम वर्ब बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इसको हम क्रिया बोलेंगे. हैंडकफ्स. हैंडकफ्स का मतलब होता है जैसे हथकड़ियां होती है ना, उसको बोलते हैं. लेग, आयरन्स, चेन्स, बॉन्ड, रेस्ट्रेंट्स, ये सब इसी के सिमिलर मीनिंग्स हैं. You may imprison my body, actually could not fetter my mind. कि इसका मतलब क्या होगा कि आप मेरे जो शरीर है उसको तो आप जेल में रख सकते हैं, पर आप मेरे दिमाग को नहीं रख सकते. मतलब आप किसी बंधन में नहीं रख सकते. I admire this liberal life without fetter. और मैं इस जीवन के जो बिल्कुल बंधन से मुक्त है, इसकी बहुत क्या करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ. विदाउट फेटर इन द सेंस बंधन मुक्त. नेक्स्ट इट
फिडेलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सुनते ही रहते हैं इस वर्ड को। 355 फिडेलिटी, ये क्या है, एक नाउन है जिसका अर्थ होता है निष्ठा या वफादारी से। लॉयल्टी, एलिजियंस, ओबीडियंस, फेथफुलनेस, कॉन्स्टेंसी, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। इसका अर्थ होता है वफादारी का होना या निष्ठाप्रद होना, ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक डॉग्स फिडेलिटी, कोई भी मतलब कोई बराबरी नहीं कर सकता, जितने वफादार कुत्ते होते हैं उतना इंसान तो आज के टाइम पे आप ढूंढते, चिराग लेके ढूंढिए, कहीं नहीं मिलने वाला है वफादार। ही बिलीव्ड इन मैरिटल फिडेलिटी, और वो क्या करता है, वैवाहिक निष्ठा पर या वफादारी पर विश्वास रखता है। नेक्स्ट वर्ड इज फिगरेटिव। व्हाट इज, देखिए फिगर होता है फिगरेटिव, व्हाट इज, हाउ डू वी कॉल इट फिगरेटिव, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अलंकारिक होना, व्यंजनापूर्ण होना, या हम कह सकते हैं फिगर से रिलेटेड, संख्या से संबंधित, ठीक है। सिंबॉलिक, रिप्रेजेंटेटिव, ये इसके सिंपल मीनिंग है, सिंबॉलिक, रिप्रेजेंटेटिव, इमेजिनेटिव, फैंसीफुल और पोएटिक, ये सभी इसी के लिए ही सिंपल मीनिंग्स है। दिस इज अ फाइन पोएम, चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं, ये क्या है, ये बहुत ही अच्छी कविता है विद मैनी फिगरेटिव एक्सप्रेशंस। जो भी पोएम होती है, पोएम देखिए मैंने पोइट्री, अगर आप देखेंगे मैंने अभी लिटरेचर पे भी ज्यादा, जैसे मैं ये वर्ड पाम एडीजी डिक्शनरी कंप्लीट करूंगी वैसे मैं लिटरेचर पे वर्क स्टार्ट कर दूंगी। तो आप देखेंगे लेकिन मैंने पोइट्री वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया था। तो जो पोइट्री होती है उसमें बहुत ही फिगरेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज की जाती है, इसलिए बोला जाता है। बैप्टिज्म, बैप्टिज्म क्रिश्चियंस में एक तरह का रिचुअल होता है, एक तरह की प्रक्रिया होती है। तो जो लोग बैप्टाइज होते हैं वो कंफर्मेशन में आ जाते हैं, तो इट इज जस्ट लाइक अ रिचुअल आई वुड से। तो बैप्टिज्म इज अ फिगरेटिव सेरेमनी, ये एक अलंकारिक क्या है, सेरेमनी है क्रिश्चियंस की बैप्टिज्म। 357 इट्स कॉल्ड फिनेस। व्हाट इज इट, इट्स नॉट फाइनेस, इट इज फिनेस। ये एक नाउन है जिसका अर्थ है चालाकी, कपट, सूक्ष्मता, या बहुत पतलापन, या बहुत बारीकी से किसी चीज को किया जाए उसको बोलेंगे। सिमिलर वर्ड समझते हैं, स्किल, स्किल जो हमारे कौशल होते हैं, बहुत ध्यान से किए जाते हैं। सटलिटी, वर्चुअसिटी, मास्टरी, बहुत किसी चीज में बहुत मास्टरी होना, जीनियस होना, मतलब बड़ी बारीकी से किसी चीज का काम किया जाना, और उसमें आप बहुत अच्छे, क्या कहा जाए, उसमें आप बहुत अच्छे हो, उसमें आप बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हो, उसको बोलेंगे। ही इज अ ट्रू बिलीवर, वो बहुत ही ज्यादा विश्वासी है। बट सैड ही लैक्स फिनेस, लेकिन गलत क्या है, या ये को बहुत ही दुख बात है कि वो बिल्कुल भी उसके अंदर चालाकी नहीं है। लैक्स का मतलब क्या होता है, लैक्स का मतलब होता है नहीं, कमी का होना। He wielded money from his father with considerable fearless, और वो बहुत ही wielded मतलब होता है बहुत चापलूसी से, बहुत चालाकी से अपने पिता से क्या करवा लेता था, अपने पिता से पैसे निकाल लेता था, चालाकी से पैसे ले लेता था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज कॉल्ड फ्रेग्रेंट। व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड फ्रेग्रेंट, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है निंदनीय, उपेक्षा करना, या किसी बात का उल्लंघन करना, या किसी की बात को ना मानने से होता है। एविडेंट, एविडेंट मतलब स्पष्ट रूप से, या हम देख सकते हैं इसको। बियर फेस्ड, बियर फेस्ड मतलब बिल्कुल क्लियरिटी से। शेमलेस, शेमलेस, हीनियस, एट्रोशियस, ये सब इसी के ही एग्जाम्पल, सिमिलर मीनिंग से। हीनियस मतलब होता है बहुत ही घिनौना। He showed a flagrant disregard for anyone else feeling, और उसने बहुत ही क्या कह सकते हैं, बड़ी गंदी तरह से, मैं इस तरह की बात कहूंगी, बड़ी ही गलत तरह से दूसरे की भावनाओं के प्रति क्या दिखाई, अपनी उपेक्षा दिखाई, मतलब दूसरे की फीलिंग्स को बिल्कुल अच्छे से कंसीडर नहीं किया। दिस इज अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये मानव अधिकारों का घोर क्या है, उल्लंघन है। फ्लॉन्ट, ये क्या है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है इठलाना या शान दिखाना, या बस शो ऑफ करना। जो लोग इस तरह के होते हैं जिनको अच्छा लगता है, नो डाउट होते हैं इस तरह के लोग, और अच्छी बात है जिसको जैसे पसंद आए। सिर्फ परेड होती है उसको हम कहेंगे शो किया जा रहा है, शो केस में। एग्जिबिट, एग्जीबिशन लगती है। फ्लोरिश, ब्रांडिश, शो ऑफ। दे डोंट फ्लॉन्ट पॉलिटिकल कमिटमेंट्स, और वो राजनीतिक प्रतिभाओं का दिखावा नहीं करते हैं। His behavior was an outrageous flaunt, और उसका व्यवहार एक तरह का outrageous मतलब क्या होता है, बहुत ही अपमानजनक दिखावा था, किसी को इंसल्ट किया बिना कुछ। कभी कभी होता है मुंह से गलत नहीं बोलते, पर व्यवहारिक रूप से हम इतने गंदे हो जाते हैं, हम मुंह से हम किसी को गंदा नहीं बोल रहे, पर हम अपने एक्शंस में इतना सामने वाले को गंदा फील करा देते हैं कि उसको लाइफ भर याद रहता है कि किसी ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ डू वी ट्रीट अदर्स, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम दूसरों को किस तरह से ट्रीट करें, क्योंकि कभी कभी हम एक्शंस में गंदा
हम किसी को कुछ गंदा बोल नहीं रहे हैं, पर हमारे एक्शन इतने गंदे हो जाते हैं, हीनियस हो जाते हैं कि सामने वाले को हमेशा याद रहता है यार उसने मेरे साथ ना व्यवहार अच्छा नहीं किया था, उसने मुझे गाली नहीं दी, उसने मुझसे गलत नहीं बोला, उसका व्यवहार बहुत खराब था। चलिए, दिस इज द लास्ट वर्ड टुडे, इट इज कॉल्ड फ्लाउट। व्हाट इज इट? फ्लाउट ये क्या है? वर्ब है जिसका अर्थ होता है अनादर करना या उपहास करना। ये भी एक वर्ब है, ये भी क्या है? वर्ब। ओके, इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या है? रिफ्यूज टू ओबे, किसी की बात को नहीं मानना, आज्ञा का पालन करना नहीं करना, गो अगेंस्ट, चीजों के बारे में, लोगों की चीजों के बारे में, मतलब अगर एक भीड़ दौड़ रही है और अगर आपने उस भीड़ को फॉलो नहीं किया तो मतलब लोग आपको नो डाउट आपके ऊपर छीटाकशी करेंगे, आपको गंदा बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि आपने अनादर कर दिया भैया लोगों का। रिबेल अगेंस्ट इग्नोर करना या किसी को डिसरिगार्ड मतलब अपमान करना, जो कि मेरे हिसाब से कंप्लीटली डिसएग्री। आपको बहुत इस चीज में ध्यान रखना चाहिए कि आपके एक्शंस के थ्रू किसी का अपमान ना हो, क्योंकि अपमान हमेशा लोगों के जहन में रहता है कि इसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। द फुलिश बॉय फ्लाउट हिज मदर्स एडवाइस, और ये लड़के लोग तो बहुत एडवांटेज लेते हैं अपनी मदर का और जो बेवकूफ लड़का था उसने क्या किया? अपनी माँ की जो सलाह थी उसका उल्लंघन किया। क्यों क्यों कर दिया उसने माँ की सलाह का उल्लंघन? क्योंकि लड़के लोग अपनी मम्मियों का, अगर आप लोग खुद, अगर आप बॉय कोई भी जन ये सुन रहा है, मेल सुन रहा है कोई भी जन, तो आप खुद देखिएगा आप लोग अपनी मम्मी को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि मम्मी प्यार क्या करती है, आप लोग उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने जाते हैं। और जो फुलिश लोग बच्चे होते हैं वो उस वक्त उसने अपनी मम्मी का किया, अपनी माँ की एडवाइस का उल्लंघन किया। नाउ दिस इज द लास्ट वन, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल था, मैंने इसको लिखा जरूर इसलिए। हाउ डेयर यू टू फ्लाउट एट हिम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो उस पर गलत, उसका उपहास करने की, उस पर छीटाकशी करने की। वैसे ये बहुत क्वेश्चनिंग जैसा था। द फर्स्ट वर्ड इज दैट्स कॉल्ड फॉइबल। व्हाट इज इट? फॉइबल। व्हाट इज इट? फॉइबल मतलब क्या होता है? किसी तरह की कमजोरी होती है, स्पेशली अगर हमारे कैरेक्टर में कोई कमी होती है, या सिर्फ कैरेक्टर में नहीं, कोई भी तरह की हीनता होती है या दोष होता है, किसी भी कमी के होने को हम फॉइबल बोलते हैं। इसके सिमिलर वर्ड्स, उसके सिनोनिम्स क्या है? लाइक वीकनेस, कोई भी कमजोरी, वीक पॉइंट हो, शॉर्ट कमिंग हो, हमारे अंदर भी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं और हम टाइम से रियलाइज कर लें तो अच्छी बात होती है कि हमारे अंदर कौन सी शॉर्ट कमिंग है, देन वी शुड वर्क ऑन इट। फ्लॉ, कोई भी कमी का होना, या इम्परफेक्शन, जो कि हम सब लोग हैं इम्परफेक्ट। टॉकिंग टू मच इज वन ऑफ हिज फॉइबल, बहुत ज्यादा बात करना उसकी क्या है? एक कमजोरी है। इट इज, देखिए सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू जो वर्ड्स है, अब ये देखिए यहाँ पे जो फॉइबल है, इसका ये क्या है? ये नाउन की तरह यूज हुआ या नहीं हुआ? आप इधर भी देखिए, इट इज अ बिग फॉइबल। अब ये अ लगा है, ये क्या आर्टिकल है? किसके लिए लगा है? फॉइबल के लिए लगा ना, इट मींस दैट इज अ नाउन। तो आप इस तरह से ध्यान से देखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर अगर आप चैनल पे जाकर के देखेंगे, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कराई है तो बड़ी ही अच्छे से डिटेल में किया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो वर्ड है उसका यूज एग्जाम्पल में द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तभी वो सेंटेंस में करेक्टली फिट होगा। तो इट इज अ बिग फॉइबल ऑफ ऑल द पीपल, यह सभी लोगों की एक बहुत ही बड़ी क्या है? कमजोरी है। नेक्स्ट इज इट्स कॉल्ड फोमेंट। इट इज फोमेंट, ये क्या है? ये एक वर्ब है, वर्ब जो कि एक क्रिया होती है। सेंटेंस में देखिएगा वर्ब की तरह यूज हुआ या नहीं ही हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भड़काने से, किसी को उकसाने से। इंसान छोटी सी बात में वो उस बात से ही बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाए। इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, एक्साइट करना, इंस्पायर करना एंड इंकरेज करना। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं पर कुछ नेगेटिव भी हैं, लाइक इंस्टिगेट करते, किसी को भड़का रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है कि कोई आपको मैनिपुलेट करके किसी तरह से भड़का तो नहीं रहा है, या इनडायरेक्टली आपको किसी चीज के लिए उकसा तो नहीं रहा है। द रिबल्स, रिबल का अर्थ होता है विद्रोह करना। नो द ट्रूथ एंड सीक टू फोमेंट रेवोल्यूशन, और जो विद्रोही थे वो सच्चाई क्या थे? वो जानते थे और क्रांति भड़काना चाहते थे, क्योंकि वो सच जानते थे। जो लोग ज्यादा सच बोलते हैं वो थोड़े विद्रोही कंसीडर भी होते हैं, उसके साथ साथ लोग नापसंद भी करते हैं। तो इस वजह से वो क्या चीज को चाहते थे? क्रांति को भड़काना चाहते थे। एंड दैट्स अटेम्प्ट टू फोमेट डिस्कॉर्ड, और यह क्या है? डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है कलह का। यह कलह भड़काने का एक क्या है? प्रयास है। अटेम्प्ट मतलब प्रयास है। फोबियर, फोबियर क्या है? फोबियर ये भी एक वर्ब है, वर्ब है, जिसका अर्थ होता है रोकने से या सहन करने से होता है। सीज कर लेने से, सीज का मतलब रोक देना, किसी चीज को रोक रहे हैं। गिव अप, छोड़ देने से। होल्ड बैक, रोक जाने से। विद होल्ड, अवॉइड करने से, ठीक है? तो ये सब इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं, बहुत ही सिंपल से मीनिंग्स हैं, जिससे आप फोबियर का अर्थ समझ सके। हिज डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, और उसके डॉक्टर ने क्या किया? उसको परामर्श दिया टू फोबियर फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से दूर रहने का, उसे रोक देने का, कि आप अल्कोहल मत लीजिए।
आई कुड नॉट फोरबियर स्माइलिंग, और मैं क्या नहीं रोक सका अपनी मुस्कुराहट को। किसी सिचुएशन पे शायद मुस्कुराना नहीं होगा, पर हो जाता है कभी कभी मुस्कुरा देते हैं। जब अच्छी मुस्कुराहट हो तो आपको मुस्कुराना चाहिए, पर गलत जगह पे मत मुस्कुराइएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फॉरगो। फॉरगो मतलब क्या होता है? फॉरगो इन द सेंस ये भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है त्यागने से या छोड़ देने से। कट आउट, किसी को कंप्लीटली हटा देते हैं अपनी लाइफ से। डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब होता है पतन होना। रिफ्यूज, मना कर देने से। सेक्रीफाइस कर देना, या हम हिंदी में बोलते हैं सेक्रीफाइस को, जैसे हमने किसी चीज को किसी के लिए छोड़ दिया। अबेंडन, सिमिलर मीनिंग, छोड़ देने से। आई हैड टू फॉरगो लंच, और मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा? मुझे अपना लंच को छोड़ना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल इतने इजी बनाइए जिससे आपको ये वर्ड है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है वो आसानी से याद हो जाए। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल एग्जांपल इसलिए लेना पसंद करती हूँ जिससे मैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिफिकल्ट एग्जांपल्स नहीं लेती, पर मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहता है कि मैं बहुत ही ईजी वे में डिफिकल्ट वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकूँ। आई शैल हैव टू फॉरगो द प्लेजर ऑफ सीइंग यू दिस वीक, और मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस वीक तुम्हें देखने का जो खुशी है उसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब मैं इस हफ्ते तुमसे नहीं मिलने आ पाऊंगा या मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा, तो मुझे इस हफ्ते, प्लेजर मतलब होता है खुशी, आनंद, तो इस वीक मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, इस वजह से मुझे इसको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्या? देखने के मिलने के लिए जो हमें एक एक्साइटमेंट होता है। फॉरसेक, फॉरसेक का अर्थ भी सिमिलर होता है, छोड़ देने से। स्पेशली कब, जब भी हम किसी से मित्रता तोड़ते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। ये भी एक वर्ब है। अबेंडन, अबेंडन में भी प्रीवियसली बता चुकी हूँ। डेजर्ट करना, डेजर्ट का यूज एक नॉवल है, जो नॉवल थॉमस हार्डी ने बहुत ज्यादा नॉवेल्स लिखे थॉमस हार्डी ने इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसमें हुआ है। एक बहुत ही फेमस नॉवल है उनकी, ऐसे टेस्ट करके कोई नॉवल है, मुझे पूरी कंप्लीट याद नहीं है तो मैं उसको भी बोलना भी नहीं चाहती, बट उसमें एक डेजर्ट का यूज हुआ। तो जब मैं पढ़ रही थी वो नॉवल तो मैं ये सोच रही थी वैसे तो डेजर्ट अलग अलग मीनिंग होते हैं, पर यहाँ डेजर्ट का मीनिंग किस तरह से यूज हुआ है। तो इस यहाँ पे डेजर्ट का अर्थ हुआ है किसी को छोड़ देने से होता है, किसी को बहका के छोड़ देने से होता है। ठीक है, लीव, क्विट, क्विट का मतलब कहता है ना स्मोकिंग को क्विट कर दो, मतलब छोड़ दो। रिजेक्ट करना, ये सब फोरसेक की मीनिंग है। यू मस्ट फोरसेक योर बैड हैबिट्स, और तुम्हें क्या करनी चाहिए? अपनी बुरी आदतों को मस्ट, मस्ट का मतलब होता है ये एक मॉडल वर्ब है जिसमें कंप्लीटली जरूरी होता है ना, तो तुम्हें ये जरूरी है कि तुम बुरी आदतों को क्या कर दो? छोड़ दो। He decided to forsake politics for journalism, और उसने फैसला लिया, क्या फैसला लिया? राजनीति छोड़ने का फैसला लिया। किसके लिए? पत्रकारिता के लिए। ठीक है, जर्नलिज्म मतलब होता है पत्रकारिता। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज fortuitous. What is it? It is called fortuitous. ये क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? आकस्मिक या अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है? या आकस्मिक का जो अचानक से हो जाए, ठीक है, जिसके बारे में हमें पहले से ना पता हो। और ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। लाइक चांस, अनएक्सपेक्टेड, कैजुअल, अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब जिसका पहले से हम अनुमान नहीं लगा सकते। अनफॉरसीन, जो पहले से देखा नहीं हुआ था। तो ये सब किसकी एग्जाम्पल, सिमिलर मीनिंग्स है फॉर्चुइटस के। द मीटिंग विद जैक वॉज फॉर्चुइटस। जैक के साथ जो मेरी मुलाकात थी वो बिल्कुल अचानक से हुई, आकस्मिक हुई। कभी कभी मेरे से मुंह से भी वर्ड हिंदी के भी गड़बड़ निकल जाते हैं, आकस्मिक। She was also helped by fortuitous circumstances, और वह शी इन द सेंस कोई भी फीमेल है, उसको किसकी तरह से मदद मिली? अचानक से परिस्थितियों के द्वारा उसको क्या मिली? उसको भी हेल्प मिली। फाउंडर बहुत ही कॉमनली यूज होता है, तो ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है संस्थापक। किसी भी संस्था को जो बनाता है उसको हम फाउंडर बोलते हैं, ये प्रवर्तक बोलते हैं। ऑर्गेनाइटर, क्रिएटर, इनिशिएटर, ऑथर, प्रोड्यूसर, ये सब ही इसके सिमिलर मीनिंग है। ये क्या है? ये एक नाउन है, मतलब एक नाउन की तरह भी यूज हो रहा है। इसके साथ साथ फाउंडर का यूज वर्ब की तरह भी होता है, और वो वर्ब के सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस में एज अ वर्ब भी किया जाता है। यहाँ पे मैंने जो इसका ये जो एग्जांपल्स दिए हैं या यहाँ पे जो सिमिलर मीनिंग्स दिए हैं वो एज अ नाउन दिए हैं। ठीक है, डॉक्टर हार्डी वॉज अ फाउंडर मेंबर ऑफ द क्लब, और जो डॉक्टर हार्डी थे वो फाउंडर मेंबर थे क्लब के। ठीक है, She is the founder and managing director of the company, और वो कंपनी की संस्थापक जिसने बिगन किया था, मतलब किसी भी कंपनी को स्टार्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था, स्टार्टिंग की थी। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थी वो एक कंपनी की, सॉरी है, थी नहीं है, प्रेजेंट में। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इट इज कॉल्ड फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल मतलब क्या होता है? फ्रेटर्नल मतलब होता है भाईचारे से, आपस में जो लड़कों की दोस्ती होती है उसमें भी ये चीज का बड़ा यूज होता है, भाईचारा। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है, इसका मतलब होता है आपसी।
सोशेबल, सामाजिक रूप से फ्रेंडली, ब्रदरली, ये सबके सिमिलर मीनिंग्स है। लाइक अ ब्रदर और ब्रदर्स, भाई की तरह या भाइयों की तरह रहने वालों को, ठीक है, उसको हम फ्रेटर्नल बोलेंगे, भाईचारा जैसे लिखा हुआ है फ्रेटर्नल, ओके। द फ्रेटर्नल स्पिरिट सीम टू बी डिक्लाइन इन रिलेशंस बिटवीन आवर चर्चेस, और हमारे चर्चों के बीच में, जो चर्च हैं अलग अलग चर्च के बीच में संबंधों में भाईचारा की भावना क्या होती जा रही है, कम होती दिखाई दे रही है। मतलब डिक्लाइन का मतलब होता है कम होती जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता है चर्च, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चर्च, चर्च इज द प्लेस वेयर वी पीपल गैदर एंड प्रे टू गॉड। हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम प्रेयर करें, वहां पे नेगेटिविटी का आना ही गलत है। हम चर्च में खड़े होकर किसी को कम ज्यादा कर रहे हैं तो वो चर्च नहीं है, वो सिर्फ एक बिल्डिंग है, विच आई बिलीव। और दैट्स वाई आई डोंट वांट टू रिमार्क ऑन एनी रिलीजन प्लेस, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि लोग रिलीजियस प्लेसेस के लिए या रिलीजन बेसिस पे अननेसेसरली की नेगेटिविटी रखते हैं। और ये सिर्फ बोलना ही नहीं होता है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी विच आई ऑल्सो अंडरस्टैंड नाउ डेज। वी सेंड आर फ्रेटर्नल ग्रीटिंग्स टू द कॉन्फ्रेंस। हमने सम्मेलन में भाईचारे के साथ अपनी शुभकामनाएं भेजी, मतलब हमारे दिल में बहुत अच्छा था और हमने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, सम्मेलन में अपनी तरफ से अच्छी ग्रीटिंग्स भेजे, ठीक है। सेकंड लास्ट है 369। देखिए 369 जो कि डिक्शनरी से कितने वर्ड्स हो गए हैं, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए। मुझे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस मतलब चैनल पे पढ़ाने का। वैसे तो मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं डिक्शनरी को एक्सप्लेन करूंगी, पर मुझे बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि मैं पढ़ती हूँ डेली। तो मैंने तब इस चीज़ को डिसाइड किया कि नहीं, जब मैं खुद पढ़ रही हूँ तो क्यों ना मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, एंड दैट्स वाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट ओवर हियर। और बहुत लोग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो आप लोग इसमें इस चैनल पे बने रहिए। आप लोगों को यहाँ से PDF भी मिलेगी, और सीखने के लिए अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट, तो मैंने आपसे जैसे कहा है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोवाइड करूँ। इनकेस कभी नहीं मिल पाता है, मैं कम्युनिटी टैब में सुबह के टाइम भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, और अगर आप लोग टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे मैं भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो आप वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट देखिए, अपनी नोटबुक जरूर बनाइए और उसमें लिखिए। मैं पढ़ाती हूँ आपको, यू वोंट बिलीव, मैं अपने खुद नोट्स बनाती हूँ, तो ये बहुत जरूरी है। अगर हम खुद अपने हाथों से नहीं लिखते हमें नई चीजें याद होंगी। और मैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपने वीडियोज में इस वजह से एम्फेसाइज करती हूँ इस चीज को, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी चीज एक्सप्लेन करने का, वो बस यही है कि आप इस चैनल के थ्रू सीखे कि हाँ यहाँ पे कुछ सिखाया जा रहा है और अच्छा सिखाया जा रहा है। तो ये सेकेंड लास्ट वर्ड है, दैट इज कॉल्ड फ्रेनेटिक। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है प्रचंड से या बहुत ही कट्टरपन से, या कहीं ना कहीं कुछ चीज तो कहते हैं इतना ज्यादा हो गया कि ये पागल हो गया है ना, नेगेटिविटी में आ जाएगा। तो वो मैड लिखा ही है, मैनिक। हाइपर एक्टिव मतलब नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, ज्यादा ही है। एनर्जेटिक, इंटेंस, इंटेंस मतलब बहुत तीव्रता से। तो ये सब किसके सिमिलर मीनिंग्स है। फ्रेनेटिक की एग्जांपल है, इट इज जनरेटेड, ये let me complete first. It is not, it generated much excitement and frenetic activity. इसने बहुत ही एक्साइटमेंट वाली और फ्रेनेटिक मतलब बहुत ही प्रचंड तरह की एक्टिविटी को क्या किया, जनरेट किया या उत्पन्न किया, ठीक है। फ्रेनेटिक स्क्रीम्स, फ्रेनेटिक स्क्रीम मतलब प्रचंड बहुत तेजी से चीख पुकार हुई, फॉलोड द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद, ठीक है। ये था हमारा सेकंड लास्ट, और आज का लास्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड फ्रूगल। फ्रूगल क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है मितव्ययी, जो बहुत कम खर्चीले होते हैं, जल्दी खर्चा नहीं करते, किफायती होते हैं। मितव्ययी कंजूस नहीं होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। मितव्ययी का अर्थ ही होता है कि अननेसेसरी पैसे वेस्टेज नहीं करते हैं। इकोनॉमिकल, सेविंग, केयरफुल, कॉशियस, सेल्फ डिसिप्लिन। मैंने जैसे आपको बताया, जो फ्रूगल होते हैं या जो भी मितव्ययी होते हैं वो कंजूस नहीं होते, बहुत समझदार होते हैं। उनको पता होता है कि अपना पैसा कहाँ पे खर्च करना है और अननेसेसरी वेस्टेज कहाँ नहीं करना है। She lives a frugal life, और वो एक मितव्ययी जीवन जीती है, मतलब अननेसेसरली में बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट नहीं करती है। He has always been hard working and frugal, और वो हमेशा किस तरह का व्यक्ति रहा है, बहुत ही मेहनती और मितव्ययी, फिजूल के ना खर्च करने वाला। It is furtive. What is it? It is called furtive. ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है गुप्त या किसी चीज को चुराया या छुप, मतलब किसी चीज को छुपा के करना या गुपचुप तरह से किसी कोई काम को अंजाम देना, दैट्स कॉल्ड फर्टिव। सो लेट्स सी सिमिलर मीनिंग। स्लाई, स्नीकी,
जो स्नीकी बिहेवियर होता है, जिसमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं अंडर द टेबल, क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन क्या मतलब होता है? गुप्त, हिडन, जो मैंने आपको पहले ही बताया। इसका अर्थ क्या होता है? छुपाया हुआ। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द लुक इन हिज आईज बिकेम फर्टिव, और उसकी आंखों का जो लुक था वो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी नजरें चुरा रहा है, वो डायरेक्टली बात नहीं कर रहा है। शी वॉज फर्टिव एंड विसिशियस बाय टेम्परामेंट, और वो किस तरह की थी? वो बहुत ही चीज़ों को छुपाने वाली, गुप्त तरह की व्यक्ति थी, और साथ के साथ बहुत ही मतलब अच्छा नहीं, बुरा, या हम दुष्ट कह सकते हैं, या चालाक कह सकते हैं, या हम शातिर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सोशल हैंडल्स दे रखे। स्पेशली आप टेलीग्राम को ज्वाइन इसलिए कीजिए, जो भी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम PDF भी मिलेगा, और अगर इच्छा है तो आप सोशल हैंडल पे जा करके ज्वाइन कीजिए। 372 दैट इज कॉल्ड फ्यूटल। फ्यूटल का अर्थ क्या होता है? ये सेंटेंस में, ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव यूज होगा, जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना या किसी चीज का निष्फल हो जाना। ठीक है, फ्रूटलेस, अनप्रॉफिटेबल, किसी भी तरह का फायदा नहीं हुआ, इररिलेवेंट, इनसिग्निफिकेंट, और वॉइड। वॉइड मतलब होता है रहित, बिना चीज का ना, व्यर्थ वाला। माई अपील्स प्रूव्ड फ्यूटाइल, जो मेरी अपील थी वो बिल्कुल क्या हुई? निरर्थक साबित हुई, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, जो कि बिल्कुल क्या कहा जाए? व्यर्थ थी। ट्राइंग टू प्लीज अदर्स, ये ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको अच्छा भी लगेगा। ट्राइंग टू प्लीज अदर्स पीपल इज लार्जली अ फ्यूटाइल एक्टिविटी, और जिनके अंदर ये क्षमता होती है, जो कि ज्यादातर लोगों में देखी जाती है, लोगों को खुश करने की, वो क्या है? कंप्लीटली एक तरह की व्यर्थ एक्टिविटी है, मतलब यूजलेस है। दूसरों को खुश करने में ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। सो नेक्स्ट वर्ड इज 373 दैट्स कॉल्ड ग्रैरुलस। ये भी क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है बातूनी या बहुत बकवासी, या जिसको बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है, उसको क्या हम बोलते हैं? ग्रैरुलस बोलते हैं। इसके साथ साथ इसको हम बहुभाषी भी, जिसको ज्यादा भाषाएं आती हैं, उनके लिए भी यूज होता है ग्रैरुलस का। सो इट इज हियर यू कैन सी टॉकटिव, लोकोशियस, चैटी, गॉसिपी, बैबलिंग, गप 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 करते हैं जो जिन लोगों की आदत होती है ज्यादा बातें करती है। माई garrulous neighbor had given away the secret, और जो मेरा जो बहुत बातूनी टाइप का जो नेबर था, उसने अपने सारे सीक्रेट रिवील कर दिए। His poetry is garrulous, और जो उसकी जो कविता थी वो बहुत ही किस तरह की थी? garrulous थी, intellectually incisive and adjectively rich थी। यहाँ पे जो garrulous का यूज हुआ है वो बहुभाषी के तात्पर्य में हुआ है, मतलब बहुभाषी, मतलब वो जो उसकी जो कविता थी वो व्यंगपूर्ण थी, और बौद्धिक रूप से बहुत ही इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छी थी, और उसके साथ साथ विशेषण की तरह से देखा जाए तो बहुत ही रिच थी, जिसमें ज्यादातर एडजेक्टिव्स यूज हुए थे। ओके, पॉजिटिवली यहाँ पे यूज हुआ है garrulous का। ओके, सो इट इज कॉल्ड, ये देखने में ऐसा लगता है जैसे हम इसको बोलेंगे जेनरी, देखते हैं तो हम ऐसा ही बोलते हैं, बट इट्स नॉट जेनरी। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड जॉनरा। व्हाट इज इट? जॉनरा। ये इंग्लिश में, लिटरेचर में, इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका अर्थ फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिए, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कोई भी प्रकार की शैली से, प्रकार से, या किसी भी तरह के अंग का मतलब कोई टाइप से, लाइक कैटेगरी, क्लास, ग्रुप, सेट, टाइप, ये सब इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जॉनरा को हम कैसे यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल में। ध्यान रखिएगा ये एज अ नाउन यूज हो रहा है कि नहीं, और आप नाउन कैसे पहचानेंगे? क्योंकि जो भी नाउन होता है, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है, या हम किसी भी नाम को नाउन बोलते हैं। ठीक है, डिफीट इज बिल्ट इनटू द जॉनरा, और जो हार होती है वो शैली में जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम करें तो उसमें आप फेल नहीं होंगे, आप अपना माइंड प्रिपेयर रखिए, आप काम बहुत अच्छे से कीजिए, पर कहीं ना कहीं गलती होती है तो आप आपके अंदर इतना होना चाहिए, अगर हार उठना भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर अंतर्निहित है। द नोवेल इज फ्रॉम द जॉनरा ऑफ मैजिकल रियलिज्म, और जो उपन्यास था, जो कि बहुत अच्छा लगता है लोगों को, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, रीडिंग करते हैं उनको, तो जो नोवेल है वो किस तरह का जॉनरा है? वो एक मैजिकल रियलिज्म, जिसमें जादुई क्या कहा है, मैजिक्स के बारे में ज्यादा बातें की गई हैं। एक जेंटल, जिसको हम जेंटल बोलते हैं, और इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? ये वाले जेंटल को सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जेंटल का अर्थ भी ये होता है जो शिष्ट होते हैं, जो बहुत ही अच्छे से व्यवहार करते हैं, उनको भी ये बोलते हैं। पर इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसको हम बोलेंगे जेंटियल। व्हाट इज इट? जेंटियल, क्योंकि यहाँ पे डबल ई यूज हुआ है, और ये डिक्शनरी में था, इस वजह से मैंने इसको एज इट इज ही लिखा है। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ सज्जन होना,
शिष्ट व्यवहार करना, ये हमारे किस तरह के हम व्यवहारिक रूप से हैं। सुशील होना, बहुत ही क्या कहा जाए, बट डिसेंट होना, उसको हम बोलेंगे रिस्पेक्टेबल, प्रॉपर, पोलाइट, ये इंपॉर्टेंट है। वेल मैनर्ड, कल्चर्ड, ये कब सब इसी के ही एग्जाम्पल हैं। शी इज टू जेंटियल फॉर वर्ड्स, और वो बहुत ही ज़्यादा अपने शब्दों में बहुत ज़्यादा सज्जन थी, मतलब वो बात बहुत ढंग से करती थी। हर जेंटियल एक्सेंट इरिटेटेड मी, और वो इतनी ज़्यादा सज्जन थी, वो इतनी ज़्यादा अच्छे से बात करती थी, कभी कभी मुझे गुस्सा आता था उसके ऊपर। इरिटेट का मतलब इसी तरह से होता है कि अगर हम बिल्कुल उस हिसाब से नहीं बात कर पाते तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं वो हमारे साथ फिट नहीं है या हम उसके साथ नहीं फिट बैठ रहे। ओके, नेक्स्ट 376, दैट्स कॉल्ड जेस्टिकुलेट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड जेस्टिकुलेट। ऐसे करके पार्ट्स में, ऐसे करके बहुत डिफिकल्ट जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं उनको इस तरह से आप पार्ट्स में इजिली याद कर सकते हैं। ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है किसी भी तरह का इशारा देना या संकेत करना। मतलब आप मुंह से नहीं बोल रहे हैं, पर अपने जेस्चर से आप किसी को, सामने वाले को बता रहे हैं कि आप चाहते क्या हैं। अपने हाव भाव को प्रकट करना, हिंदी में बता रही हूँ। जेस्चर, मेक जेस्चर्स, मेकिंग, मेक सिग्नल्स, सिग्नल दे रहे हैं, साइन एंड मोशन। तो बहुत ध्यान रखिए, आप कभी भी कहीं पर भी होते हैं तो हम किस तरह से बात करें, अपनी अगर साइन के थ्रू बात करें तो ये जेस्टिकुलेट में कंसीडर होगा। ओके, ही ट्राइड टू जेस्टिकुलेट अ मैसेज, और उसने क्या कोशिश की? उसने इशारों में अपने मैसेज को देने की कोशिश की। वो मुंह से नहीं कुछ बोला, पर अपने इशारों में उसने अपने मैसेज को उस तक पहुंचाने की कोशिश की। द ऑफिसर gesticulated towards the refugees, और जो अधिकारी ने क्या किया? जो रिफ्यूजीज थे, रिफ्यूजीज का अर्थ क्या होता है? शरणार्थियों की ओर इशारा किया। 377, आई होप जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं चैनल में, उनको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही होगी और आपको अच्छा लग रहा होगा। आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, और मैंने देखा है कुछ न्यू लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं टाइम से PDF प्रोवाइड कर देती हूँ। साथ के साथ आप लोग अपने खुद के नोट्स भी बनाइए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। और जब आप लोग वीडियोस देखते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नए लोगों को पहुंचाइए। वीडियो को आप देखते हैं तो लाइक इसलिए कीजिए, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगेगा मैं मेहनत कर रही हूँ। अगर मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, लोग जो न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं उनको मेरे थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही है और लोगों को अच्छी लग रही है। और इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, देयर मस्ट बी चेंजेस, और आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ों में बदलाव हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स के लिए तो मैं डेली सी, क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो योर सजेशन, क्योंकि मुझसे लोग पूछते किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मैं हमेशा उनको रिप्लाई करती हूँ। तो आप अपना सुझाव भी जरूर दीजिए अगर आपको सही लगता है। अदरवाइज लाइक तो जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज 377। वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी का 377 वर्ड हम लोग कर रहे हैं आज, और इट इज कॉल्ड ग्लट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड ग्लट। ये क्या है? ये नाउन है। इसका अर्थ होता है भरमार ही और प्रचुरता। देखिए, अगर आप लोग न्यू हैं अभी रिसेंटली, क्योंकि लोग नए नए जुड़ रहे हैं और आपको ये वीडियो मिल रहा है, आप चैनल पे जाइए, मैंने यहाँ पे सेशन भी एक्सप्लेन किए हुए हैं जो रूट वर्ड्स के थ्रू, अगर आपको रूट वर्ड्स के थ्रू भी सीखनी है वो कैब, तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं, जो कि वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी के सेशंस ही हैं। मैंने सोचा पहले मैं ये सारे जो डिफिकल्ट वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के बाद जो सेशंस रह गए हैं उनको मैं लास्ट बाद में कंप्लीट भी कराऊंगी, रूट वर्ड्स के थ्रू ही कराऊंगी। तो पहले लेट मी कंप्लीट दिस, देन उसके बाद मैं आपको और जो सेशंस रह गए, आई थिंक 10 सेशंस तो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ग्लर्ट का सिमिलर मीनिंग क्या होता है? एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा होना, सुपर फ्लूटी, ओवर अबंडेंस मतलब अबंडेंस तो मतलब होता है बहुतायत, पर ओवर अबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा, बहुत से भी बहुत ज्यादा, टू मैनी और टू मच। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब ग्लट के ही एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं। द बॉय ग्लट हिमसेल्फ विद केक, और जो लड़के ने क्या किया? बहुत ज्यादा केक खा लिया, या अपने आप को एकदम केक से भर दिया भरने का मतलब ज्यादा खा लिया होगा उसने, ओवरडोज। द ग्लट इज कॉजिंग प्रॉब्लम, और ज्यादा होना मतलब ओवर ही हो जाना क्या हो जाता है? परेशानियों का कारण हो जाता है, दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, 378 ग्रैंडिलिक्वेंट। ग्रैंड, इसको आप किस तरह से पढ़ेंगे? ग्रैंडिलोक्वेंट, इस तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ग्रैंडिलोक्वेंट ये क्या है? इसका अर्थ, ये एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और इसका अर्थ होता है शब्द आडंबरपूर्ण, मतलब बहुत ज्यादा
खान किया जाता है ना, बहुत ओवर किसी चीज को हम बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। देखो पॉम्पस, पॉम्पस का मतलब होता है आप बहुत ही घमंड की बातें अगर आप बोल रहे हो, मतलब पॉम्पस वैसे इट इज द वर्ड व्हेन वी यूज इट, मतलब आप शेखी बट यहाँ पे शब्द आडंबरपूर्ण इसलिए बोला गया क्योंकि आप बहुत अपने वर्ड्स में बखान कर रहे हैं। बॉम्बास्टिक, ये बहुत वर्ड्स यूज होते हैं इसलिए बहुत ज्यादा इसके लिए बोलने की जरूरत है। ओवरराइप, ओवरडन, वर्डी और रेटोरिकल। ये रेटोरिकल छंदपूर्ण, ये इंग्लिश में लिटरेचर में लिटरेटिव में बहुत यूज होता है रेटोरिकल। हर स्पीच वॉज फुल ऑफ ग्रैंडिक्वेंट लैंग्वेज, और जो उसकी स्पीच थी जो उसने बोला था वो क्या थी, फुल ऑफ ग्रैंडिलोक्वेंट लैंग्वेज, बहुत शब्द आडंबरपूर्ण, मतलब बहुत ढेर सारे उसने ऐसे ऐसे एडजेक्टिव्स यूज किए और ऐसी ऐसी बातें उसने कही कि सामने वालों को आधों को तो बहुत अच्छा लगा और कुछ लोगों को जो ज्यादा फैमिलियर नहीं थे उनको नहीं समझ में आई होगी। बट ये हर किसी में बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी भी है, और डेली आप सीखेंगे कैसे, वो जब सीखेंगे, जब आप वोकेबलरी आप आपकी अच्छी होगी, उसके साथ साथ आपके अंदर रीडिंग हैबिट होगी। रीडिंग हैबिट बहुत ज़रूरी है। आप डेली आप कितने पेजेस रीड करते हैं, और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़िए, पर आप ज़रूर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर डेफिनेटली पढ़िए। न्यूज़पेपर बहुत अच्छे एक मीडियम होता है। मुझे ज़्यादातर न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, और अगर मेरे घर में न्यूज़पेपर इनकेस नहीं आता तो मैं रीडिंग करना अपना डेली पर्पस में रखती हूँ, क्योंकि हम जितना अच्छा रीड करेंगे हमारी कम्युनिकेशन के साथ साथ हमारी बोलने की जो कला है वो बहुत अच्छी होगी, और वो डेवलप आप जब भी कर सकते हैं जब आप डेली वर्क कर रहे हैं, एक दिन दो दिन नहीं, डेली। सो जो मैं खुद करती हूँ वो मैं आप लोगों तक चाहती हूँ कि आप लोग भी सीखें, और अच्छी बात है सीखना तो। ओके, सो 379 ग्रैंडियस। ग्रैंडियस क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है शानदार, भव्य, या कह सकते हैं विशाल और सुंदर, और हम कह सकते हैं दिखावटी या बहुत महान, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, ग्रैंडियस बोलेंगे। अब देखिए यहाँ भी ये एक एडजेक्टिव है, और इसके जो ये सारे वर्ड्स है सिमिलर मीनिंग है, तो दे विल बी एडजेक्टिव। ये सारे के सारे क्या होंगे, एडजेक्टिव्स ही होंगे, जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं। मैग्निफिशिएंट, इंप्रेसिव, ग्रांड, सुपर्ब और ग्लोरियस, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ग्रैंडियस के एग्जांपल हैं। ही इज ऑलवेज प्रोड्यूसिंग ग्रैंडियस प्लान दैट नेवर वर्क, और वो क्या करता है, वो बहुत ही महान और शानदार टाइप के प्लान्स तो बनाता है जो कि कभी क्या नहीं करते हैं, जो कि काम नहीं करते हैं। ही हैज, देखिए यहाँ पे भी देखिए ये ग्रैंडियस कैसे यूज हो रहा है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। He has grandiose aims but tiny abilities, और उसके पास जो एम्स हैं, जो उसके क्या कह सकते हैं लक्ष्य है, वो तो बहुत ही महान है लेकिन उसमें क्षमता उतनी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रैंडियस का यूज करना सीख सकते हैं। और आज का लास्ट वर्ड ग्रेविटी, ये तो बहुत सिमिलर, हम लोग बहुत अच्छे से हमें पता होता है ग्रेविटी का अर्थ क्या होता है। ग्रेविटी का अर्थ होता है गुरुत्वाकर्षण, और इसके साथ साथ अगर हम कहा जाए तो इसके दूसरे भी अलग अलग मीनिंग होते हैं। मैंने यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के ही एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, और इसका अर्थ अगर देखा जाए तो हिंदी में गंभीरता से भी कह सकते हैं, और इम्पोर्टेंस से भी कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में भी होता है बहुत ज्यादा जरूरी। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा, मैं मुंह से ही आपको आसानी से बता रही हूँ। सीरियसनेस, गंभीरता से भी कह सकते हैं ग्रेविटी का, कि सीरियसनेस नहीं तुम्हें पता किस बात की। पुल का होना, किसी चीज को खींचने से रिलेटेड, या अट्रैक्शन। ओके, तो दीज आर द सिमिलर मीनिंग ऑफ ग्रेविटी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एन एप्पल फॉल्स डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और जो एप्पल गिरता है पेड़ पर से, वो नीचे क्यों गिरता है, वो ग्रेविटी की वजह से गिरता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेक्स थिंग्स फॉल टू अर्थ, और जो फोर्स होता है किसका, गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है, उसी की वजह से पृथ्वी पर क्या होती है, जो भी चीजें ऊपर से नीचे गिरती हैं। टुडेज फर्स्ट वर्ड इज 381। सो 381 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिए, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैं जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है यहाँ पे। और मेरा वर्ड मीनिंग जिस तरह से मैं यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ साथ मैं उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिमिलर मीनिंग्स, और हिंदी में उनको एक्सप्लेन करती हूँ, और हाउ टू बी अप्लाई, और उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं सेंटेंस में, तो उनको भी मैं यहाँ पे करती हूँ। So let's begin. So it is the first word that's called gregarious. ये क्या है, gregarious। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड होता है उसको स्लेबल के थ्रू, स्लेबल का मैंने एक बहुत स्मॉल वीडियो डाल के रखा है, 2-3 मिनट का है आई थिंक, आई होप 5 मिनट का होगा ज्यादा से ज्यादा, तो आप स्लेबल भी देख सकते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीन ऑफ स्लेबल। स्लेबल क्या होता है, एक पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है एक वर्ड का,
ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ ना, एक डिफिकल्ट वर्ड मतलब थोड़ा सा स्पेलिंग जिसकी थोड़ी सी लॉन्ग है, तो उसको आप ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके आसानी से डिफिकल्ट स्पेलिंग को याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, करेक्टली प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? सुसामाजिक। सुसामाजिक मतलब जो बहुत ज्यादा ही सोशल हो, जो ज्यादा बहुत जल्दी से घुल मिल जाए, या ज्यादा ग्रुप में रहने वाला। झुंड में रहने का मतलब जो ग्रुप में ज्यादा रहता हो, जिसको अकेले रहना अच्छा नहीं ज्यादा लगता हो। सोशिएबल, आउटगोइंग, फ्रेंडली, अफेबल, एमिएबल। एमिएबल मतलब फ्रेंडली हो, जो मतलब सिमिलर मीनिंग्स हैं सारे के सारे। तो ये बात तो सच है, हम लोग खुद सब लोग सोशल हैं, हम लोग को अच्छा लगता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये ग्रेगेरियस क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, तो अभी ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ग्रेगेरियस का यूज एज एन एडजेक्टिव ही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो वर्ड है उसका यूज एडजेक्टिव के फॉर्म में ही हुआ है यहाँ पे। शी इज सच अ ग्रेगेरियस एंड आउटगोइंग पर्सन। वो किस तरह की लड़की है? ग्रेगेरियस बहुत ही सामाजिक है और बहुत ही बाहर घूमने, मतलब बहुत आउटगोइंग पर्सन है, जो ज्यादातर घर में नहीं रहती है। वो उसको अच्छा लगता है सोशली होना, आउटिंग करना, या कह सकते हैं लोगों के साथ घुलना मिलना उसको पसंद होगा। दे आर ग्रेगेरियस बर्ड्स एंड फीड इन फ्लॉक्स। और वो बहुत ही किस तरह के पक्षी हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, और झुंड में ही क्या करते हैं? फीड का मतलब होता है भोजन करते हैं, आपस संग बैठ करके, ऐसे नहीं अकेले अकेले, संग बैठ करके ही भोजन करते हैं। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, भी एक्सप्लेन करिए, स्पेशली वोकैबुलरी। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने नोट्स बनाएं। तो यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाती हूँ तो उसके आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ मैं। ठीक है, 382, दैट्स कॉल्ड गाइड। व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड गाइड। गाइड मतलब क्या होता है? वर्ड तो इतना प्यारा लगा है, गाइड। ये एक नाउन है, मतलब एक संज्ञा के रूप में सेंटेंस में यूज किया जाएगा, जिसका अर्थ होता है छल, धोखा, या कहते हैं ना माया, फरेब। ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड्स हैं जो गाइड के लिए यूज किए जा रहे हैं। कनिंग, बहुत चतुर होते हैं। क्राफ्टीनेस, आर्टफुलनेस। आर्टफुलनेस का मतलब आर्ट, एक इस तरह की कला सामने वाले से छल किया जा सके। और क्राफ्टीनेस का मतलब होता है कुटिलता। ठीक है, इनजेन्युइटी, जिसके अंदर जेन्युइन बिहेवियर नहीं है, ईमानदार नहीं है जो। डिसेप्शन, बिल्कुल जैसे मैंने आपसे बोला, डिसेप्शन का मतलब ये होता है किसी को डिसीव करने वाला, मतलब जिसके अंदर धोखा करने वाली जो होता है खुद। आई लव चिल्ड्रंस इनोसेंस। और मुझे बहुत ही, मैं खुद पर्सनली इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि बच्चों से प्यार क्यों ज्यादा होता है? उनकी इनोसेंस की वजह से, और लैक ऑफ गाइड, उनके अंदर छल की भावना नहीं होती है, दैट्स वाई ही इज फुल ऑफ गाइड। और वो कंप्लीटली झूठ बोलने वाला या छल करने वाला व्यक्ति है। ओके, 383, दैट्स कॉल्ड हैकनेड। इट्स कॉल्ड हैकनेड। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है घिसा पिटा, मामूली, या कह सकते हैं बहुत ही साधारण, या ज्यादा हम उसको, जैसे कहते हैं ना, बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ लोगों से होते हैं जो बहुत ही सिंपल लाइफ में होते हैं। तो इसे सिर्फ सिंपलिसिटी से नहीं कंसीडर किया जाता है। जो हैकनेड होता है इसको बोलते हैं ओवर यूज्ड, ओवरवर्क्ड, ओवरडन, बहुत डल या बोरिंग, जिसको ज्यादा ज्यादा करने वाला जिसको बोलते, उसको बोलते हैं हैकनेड। थिंग्स वी लर्न एट स्कूल आर ऑलवेज हैकनेड। और जो स्कूल में चीजें जो ज्यादा सिखाई जाती हैं, वो मतलब एक चीज को ज्यादातर क्या कहा जाता है ना, एकदम नॉर्मली बेसिस में वैसे कहा जाए तो स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं। आजकल के जो स्कूल्स हैं, हम उनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। स्पेशली अगर आप दिल्ली स्कूल्स की बात करेंगे, तो मैं पर्सनली खुद इन चीज़ों को देखती हूँ कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है वो भी बहुत अच्छे हैं, और हर तरह की फैसिलिटी लोगों को, बच्चों के लिए है। तो हाँ, मतलब यहाँ पे इस तरह से बताया जा रहा है कि स्कूल में ज़्यादातर चीज़ें एकदम रिपीट कराई जाती है, जैसे बच्चे के अंदर प्रैक्टिस करने की ज़्यादा भावना आ जाए। ठीक है, तो इस बेस पे आप समझिएगा। मैं नहीं चाहती कि आप स्कूल के लिए सोचे कि घिसा पिटा या बहुत मामूली, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। स्कूल, हम लोग सबसे पहले स्कूल में ही, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्कूल से ही होता है। इट इज अ हैकनेड एक्सप्रेशन। और ये बहुत ही किस तरह का एक्सप्रेशन है? बहुत ही घिसा पिटा सा एक्सप्रेशन है। मतलब आपको पहले से ही पता है कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगी। ठीक है, हैप्लेस। अच्छा देखिए, हैप्लेस, होपलेस नहीं है, हैप्लेस है। हैप्लेस क्या होता है? असहाय, अभागी, या कहेंगे बदकिस्मत, है ना, जिसके अंदर ज्यादा अच्छा, जिसका लक नहीं है, उसको बोलते हैं हम हैप्लेस। अनफॉर्चुनेट, अनलकी, कर्स्ड। बिल्कुल, आई मस्ट से, बिल्कुल ना खुद को, ना अपने परिवार में किसी को, ना किसी को अपने वर्ड्स में कभी देना नहीं चाहिए। कर्स वाला वर्ड ही बहुत नेगेटिव है। अनहैप्पी, मिजरेबल, ये क्या है? सब हैप्लेस के ही एग्जाम्पल है। Many children are helpless victims of this war। और इस युद्ध की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं, वो क्या हो गए हैं? असहाय हो गए हैं, विक्टिम हो गए हैं, असहाय या असहाय शिकार हैं।
ऑल ऑफ देम वर हैप्पीलेस विक्टिम्स ऑफ दिस हरिकेन। हरिकेन क्या होता है? तूफान होता है। और वे सभी, ऑल ऑफ देम मतलब वो सभी लोग क्या हो गए हैं? इस तूफान में विक्टिम हो गए हैं, असहाय या अभागी हो गए हैं, शिकार बन गए हैं इस तरह के जो तूफान आया है उसका। 385, इट्स कॉल्ड हार्बिंजर। व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड हार्बिंजर। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है अग्रदूत या अगुआ, ठीक है? लाइक साइन, इंडिकेटर, इंडिकेशन, सिग्नल और मैसेंजर, ये सब इसके क्या है? सिमिलर मीनिंग है। अब आप कैसे समझेंगे? मेरे को बड़े अच्छे एग्जाम्पल लगे, मैंने इन दोनों ही एग्जाम्पल्स को इसलिए लिखा क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगे थे। द कॉक, कॉक मतलब क्या? मुर्गा, इज द हार्बिंजर ऑफ द ऑफ डॉन। सुबह की जो भोर जब होते हैं ना, डॉन का मतलब क्या होता है? सुबह होना। तो जो मुर्गा होता है वो भोर का अग्रदूत है। सबसे पहले कौन बोलता है? मुर्गा बोलता है ना। द कुकू इज हार्बिंजर ऑफ स्प्रिंग। और जो बसंत जो ऋतु है उसको कोयल है, कोयल बसंत का क्या है? अग्रदूत है, ठीक है? नॉट कॉल्ड हेडोनिज्म, इट्स हिडनिज्म। व्हाट इज इट? हिडनिज्म। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सुखवाद या प्रेमवाद होना। लाइक प्रिकुर्सर, फोररनर, हार्बिंजर। हार्बिंजर में अभी आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ। पाइनर, मैसेंजर, तो ये सब हिडनिज्म के ही सिमिलर क्या है? एग्जाम्पल्स हैं, सिमिलर मीनिंग है। वी स्ट्रांगली डिसएग्री विद द डॉक्ट्रिन ऑफ हिडनिज्म। और हम किस तरह के, हम हिडनिज्म का जो सिद्धांत है उसके लिए कंप्लीटली क्या है? डिसएग्री करते हैं। आई डोंट नो क्यों डिसएग्री कर रहे हैं। देयर वॉज रूम, एक रूम था, इट वॉज फेल्ट फॉर बोथ आइडियलिज्म और हिडनिज्म। जहां पे क्या था? हमने महसूस किया वहां पे दोनों थे, आदर्शवाद भी था और सुखवाद भी था या प्रेमवाद भी था। मतलब अच्छा बोल सकते हैं इस चीज को। 387, इट इज हेजमनी। व्हाट इज इट? इट इज हेजमनी। ये क्या है? नाउन है जिसका अर्थ होता है नेतृत्व करना। नेतृत्व मतलब लीड करना, नायकत्व, ठीक है? जो ज्यादा किसी चीज को लीड करते हैं। चलिए, लीड, लीडरशिप, गाइडेंस, हेडशिप, डायरेक्शन, ये सब इसके सिमिलर मीनिंग्स है। चलिए इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द फाइनल की टू यूरोप्स वर्ल्ड हेजेमनी वाज हर मिलिट्री सुपीरियरिटी। जो क्या कहा जाए ना, अंतिम कुंजी थी यूरोप की। यूरोप की जो नेतृत्व की जो अंतिम कुंजी थी वो क्या थी? उसकी मिलिट्री में जो क्या कहा जाए ना, मिलिट्री उसकी बहुत स्ट्रांग थी। उसमें जो स्ट्रांग का मतलब उसमें श्रेष्ठ थे वो लोग, बहुत ज्यादा अपने स्किल्स भी बहुत अच्छे थे, साथ के साथ स्ट्रांग माइंडसेट के थे। द मीनेस्ट किड्स अप्रिशिएटेड हिज हेजेमनी। और जो क्या कहा जाए, कोई भी लीडर होगा इनके सपोज, तो उसको अप्रिशिएट करते हैं काफी। जो मीन टाइप के बच्चे होते हैं ना, तो कोई जन लीड कर रहा है, अगर वो सही लीड कर रहा है अच्छी बात है, अगर कोई सही लीड नहीं कर रहा है बट स्टिल आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, आई मस्ट से आप कंप्लीटली उस चीज में आप भागीदार हैं। आई शुड नॉट हैव रिटन हियर किड्स क्योंकि बच्चों को नहीं, आई नेवर कंसीडर, बट इट इज ओके, सिंपल एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल किसी की पर्सनली नहीं देना पसंद करती, बट इट इज ओके इफ इट इज रिटन लाइक दैट। तो मैंने उसको इन सिंपल वे, मैंने आई ओनली वांट टू explain the word, what is the exact meaning of hegemony. 388, it's called heresy. ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है विधर या विरुद्ध मत। मतलब आपका जो ओपिनियन है वो विरोध में। और कुछ कुछ ऐसी जगह होती हैं, मैं एक सर हैं वो पढ़ा रहे थे और उन्होंने बताया, आई डोंट वांट टू कॉल द नेम ऑफ द कंट्री, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी का एकदम नाम ऐसे लूं, तो उन्होंने बताया कि अगर आपने उस कंट्री में उनके रिलीजन के विरुद्ध में कुछ गलत कहा, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बात है, गलत कहना नहीं चाहिए, लेकिन वहां पे इतना वैसा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है कि वो आपको जान से ही मार देंगे, तो ये बहुत गलत बात है सब। हाँ मतलब पहली बात तो इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म होना नहीं चाहिए, बट किसी को जान से मार देना तो और ही बहुत ही गलत बात है। ओके, तो इसके हेरेसी के जो सिमिलर मीनिंग्स हैं वो और क्या क्या है? ब्लास्फेमी, जो ईश्वर को ज्यादा निंदा की जाती है उसको बोलते हैं नॉन कन्फर्मिटी। एथियज्म, जो बिलीव नहीं करते हैं, ईश्वर बिलीव नहीं करते हैं या उनके विरोध में होते हैं। नॉन बिलीव, जो नॉन बिलीवर्स होते हैं जो गॉड को नहीं मानते हैं, ठीक है। अनबिलीफ, गॉड को मानना या ना मानना ये अपनी इंटरनल आपको क्या कहा जाए ना, ये अंदर से आता है। मैं खुद कहूँ, किसी को फोर्स करके हम किसी को कह नहीं सकते कि तुम गॉड को मानो,
ये जब तक आप स्पिरिचुअली खुद अवेकन नहीं होंगे, जब तक आप खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं गुजरेंगे, तब तक आपको कोई जन कुछ भी कह रहा है मैटर ही नहीं करेगा। ही वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर हर्सी, और उसका क्या कर दिया गया, उसको फांसी दे दी गई। एग्जीक्यूटेड मतलब क्या, उसको फांसी दी गई क्योंकि उसने विधर्म किया, कोई धर्म के विरुद्ध काम किया, उस वजह से। वी शुड डिनाउंस हर्सी, और हमें विधर्मी की निंदा करनी चाहिए। 389 हर्मेटिक, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है वायुरोधी, मतलब जिससे जो एयर होती है वो जल्दी पास नहीं हो सके, भली बाती बंद किया हुआ, ठीक है। एयर टाइट, सील्ड, शट और वाटर टाइट, वाटर प्रूफ, ये इसके सिमिलर एग्जांपल्स हैं। A hermetic seal is used at the top of this glass bottle, और इस बोतल के ऊपर, जो ग्लास बॉटल मतलब कांच की बोतल के ऊपर किस तरह की सील है, hermetic seal, मतलब जिससे जो हवा है वो उस कांच की बोतल के अंदर नहीं जा सके, ठीक है। एट द टॉप ऑफ द ग्लास बॉटल मतलब सबसे ऊपर। दिस वुड परमिट एयर टू एंटर, ब्रेकिंग द hermit seal of the jar, और ये हवा अंदर आने, इसकी वजह से क्या हो सकेगा, जो हवा है वो अंदर आ सकेगी, और ये क्या कर देगी कि क्या तोड़ देगी, ब्रेकिंग द hermetic seal ऑफ द, जो जार की जो ऊपर जो सील लगी है, वायुरोधी सील है, उसको भी क्या हो जाएगी, वो सील भी टूट जाएगी इसकी वजह से। वर्ड है हेडे। तो हेडे, सो ये क्या है, ये नाउन है, और इसका अर्थ क्या होता है, उत्कर्ष होना, है ना, या उमंग या आनंद का कोई समय। प्राइम, पीक, पेनिकल बोलते हैं ना, एकदम एकदम चोटी पे, उसको बोलेंगे, इसको हेडे में कंसीडर करेंगे। हाइट, हाई पॉइंट, ब्लूम, बहुत खुश है उस समय में, उसको भी बोल सकते हैं। शी वॉज अ ग्रेट सिंगर इन हर हेडे, और वो कहती थी कि नाउन की तरह यूज होना चाहिए। वो अपने समय में किस तरह की थी, बहुत ही सुनहरे दिनों में एक बहुत ही महान गायिका थी, जो उसका टाइम था अपने समय में बहुत अच्छी। जैसे लता मंगेशकर जी को हम आज भी बहुत अच्छे से याद करते हैं, लेकिन वो तो अभी तक उनके तो मतलब मेरी भी बहुत फेवरेट है लता मंगेशकर जी। और स्टीम रेलवे इन द सेंस, जो स्टीम रेलवे के जो इंजन थे जब चलते थे उस समय में, रेलवे हैड देयर हेडे इन द 19th सेंचुरी। सो स्टीम रेलवे का जो उत्कर्ष हुआ वो 19th सेंचुरी में हुआ, ठीक है। तो ऑल हाइटिस, व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड हाइटिस। ये क्या है, ये एक नाउन है। नाउन का मतलब, नाउन का अर्थ ये कि जो संज्ञा होती है उसको बोलते हैं। देखिएगा सेंटेंस में ये नाउन की तरह यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इसका अर्थ होता है अभाव। अभाव मतलब कोई भी कमी का होना, या कोई खाली जगह होना, या हम जैसे छुट्टियों पे चले जाते हैं तो कुछ समय के लिए हम लीव ले लेते हैं। लाइक पॉज है, ब्रेक है, इंटरवेल है। मूवी में होते हैं ना इंटरमिशन, आजकल तो इंटरमिशन दिखाया जाता है, पहले होते थे इंटरवेल, और स्कूल में भी इंटरवेल। अब क्या बोलते हैं, रिसेस बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस होते हैं। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, छोटे थे, तब हम लोग इंटरवेल बोलते थे, इंटरवेल हो गया। आजकल क्या है, रिसेस हो गया स्कूल में। तो इस तरह से गैप, जो थोड़ा सा गैप मिलता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाइटिस बोलते हैं। अब देखिए हाइटिस का यूज यूजली हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट एग्जाम के पर्पज से अगर आप पढ़ रही हैं या अच्छी वोकैब करने के लिए आप सीख रहे हैं, जो कि बहुत बहुत जरूरी है इंग्लिश के बेस के लिए, तो हाइटिस का यूज आप यहाँ देख सकते हैं कि सिमिलर वर्ड्स में हुआ है। लेट्स लर्न थ्रू एग्जाम्पल। They were going on hiatus for about 2 months. जैसे मैंने आपको बताया कि हाइटिस का यूज किसके तरह से हुआ है, वो लगभग 2 महीने के लिए कहां पे चले गए, छुट्टियों पे चले गए, या हम कह सकते हैं अवकाश उन्होंने ले लिया। There was a brief hiatus in the war, और जो युद्ध में कुछ समय का क्या था, ब्रेक था। जो वॉर हुई थी उस वॉर में थोड़ा सा कुछ समय का ब्रेक था, या हम बोल सकते हैं अंतराल था, ठीक है। 392, that's called hierarchy. What is it? It's called hierarchy. ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स को बहुत आसानी से समझिए, इसको आप ऐसे करके ब्रेक कर लिया कीजिए। वैसे में हमेशा डेली जब भी मैं वीडियो डालती हूँ मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, और मुझे लगता है ये जो भी न्यू लोग देख रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि हम डिफिकल्ट वर्ड्स को कैसे आसानी से याद करें। तो ये क्या हायरार्की हम बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इसके सिमिलर मीनिंग्स भी पता होने चाहिए। और हिंदी में क्या बोलते हैं, ये एक नाउन है, पदानुक्रम या अनुक्रम। मतलब हायरार्की का मतलब क्या होता है, जो रैंक डिसाइड हो रही है, मतलब आपको कौन सी रैंक, एकदम हाई रैंक के बाद फिर उसके बाद या आप क्या कहते हैं, लो रैंक से अबव रैंक के लिए होते हैं, उसको बोलते हैं लाइक ग्रेडिंग, लैडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी। आप समझते हैं सीढ़ी में फर्स्ट स्टेप, या आप ये सोच लीजिए स्मॉल स्टेप करके हम आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत सही की बात है। उसमें आपकी अच्छी ग्रोथ होती है, जो मेरा खुद का मानना है, और आपको सीखने को अच्छा मिलता है।
कास्ट सिस्टम को भी हायरार्की में कंसीडर किया जाता है। तो समझते हैं इनको एग्जाम्पल के थ्रू। देयर इज अ रिजिड हायरार्की ऑफ पावर इन दैट कंट्री, और इन दैट कंट्री मतलब उस देश में, दूसरे देश की बात हो रही है, उस देश में जो उस देश में सत्ता थी उसका एक कठोर क्या है, पदानुक्रम है, मतलब वहां पे एक हायरार्की सिस्टम है। शी इज अबव मी इन द हायरार्की, और वो मुझसे रैंक में, वो क्या है, हाई रैंक में है, मुझसे ऊपर, अबव है, ठीक है। तो इस तरह से हम हायरार्की का यूज करेंगे। 393 इट्स कॉल्ड हिस्ट्रियोनिक। व्हाट इज इट? हिस्ट्रियोनिक, ठीक है। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, ये एक विशेषण है, मतलब नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसकी क्वालिटी को बताता है, उसको बोलेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? नाटकीय या रंगमंचीय हिंदी में। और इसके साथ साथ अगर इंग्लिश में सिमिलर मीनिंग देखेंगे, मेलोड्रामेटिक, थिएट्रिकल, ड्रामेटिक, अननेचुरल, अनरियल, मतलब ये रियल नहीं है, एक ड्रामेटिक सिचुएशन है, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हिस्ट्रियोनिक। He had never forgotten her one histrionic achievement in Chicago, और वो जो शिकागो में जो उसको एक नाटकीय उसने परफॉर्मेंस दिया था या उसका अचीवमेंट हुआ था, उसको क्या नहीं कि वो अभी तक नहीं भूली थी। ओके, सो हिस्ट्रियोनिक इस तरह से यूज हुआ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमली? होमली का अर्थ क्या होता है? होमली, इट इज अ नाउन, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है धर्म गीत या धर्म उपदेश। देखिए, मैंने अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते जब गुड फ्राइडे था तो मैंने खुद सबको एड्रेस करके बताया था व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ गुड फ्राइडे, व्हाई डू वी सेलिब्रेट गुड फ्राइडे, मतलब क्रिश्चियंस लोग क्यों गुड फ्राइडे मनाते हैं, और गुड क्यों बोलते हैं, हैप्पी क्यों बोलते हैं, एंड इसके साथ साथ ईस्टर और क्रिसमस के बारे में, पाम संडे के बारे में बात की थी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, नॉट इन डिटेल, बट आई टोल्ड वन वर्ड, आई वॉज जस्ट टेलिंग दैट वर्ड दैट आई एम नॉट अ प्रीचर। तो प्रीचर का अर्थ क्या होता है? प्रीचर का अर्थ होता है जो धर्म का उपदेश देते हैं। तो मैंने कहा था जो लोग बहुत इनलाइटेड होते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, जिनको गॉड बहुत गाइड करते हैं, वही इस तरह की चीजें दे सकते हैं। इसको होमली को और क्या क्या हम बोल सकते हैं? सर्मन, लेक्चर, लेसन, स्पीच और प्रीचिंग, ये सब होमली के ही क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। शी डिलीवर्ड अ होमली ऑन द वर्च्यूज ऑफ फैमिली लाइफ, और जो उसने पारिवारिक जीवन के जो गुणों का क्या क्या उपदेश दिया। In his homily, the bishop urged the ministers to follow the example of two disciples at Emmaus. यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे जो बिशप ने क्या किया, अपने मिनिस्टर्स को किस तरह का उपदेश दिया कि जो दो शिष्य हैं उनका उदाहरण दे करके उनको अनुसरण करने का उपदेश दिया, उनको फॉलो करने का उपदेश दिया। बिशप क्रिश्चियंस में जो स्पेशली कैथलिक्स में होते हैं, कैथलिक्स के साथ साथ अगर हम बोले तो अलग अलग डिनोमिनेशन होते हैं, उसमें बिशप का एक रैंक होता है, मैं बता दूं आपको। तो होमोजीनियस कौन से होते हैं? जो एक रूप जैसे होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, जिनकी थॉट प्रोसेस एक जैसी होती है, या आपको देख करके फील हो जाएगा मतलब ये पूरा ग्रुप एक जैसा है। एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, विशेषण है, सजाती है या एक रूप। सिमिलर, कंपैरेबल, इक्वलेंट और लाइक, इसके सिंपल एग्जांपल है। दे आर होमोजीनियस पीपल, वो एक जैसे लोग हैं, उनको देख करके हम कह सकते हैं वो एक जैसे ही लगते हैं व्यवहार में, बातचीत करने में, उनकी थॉट प्रोसेस में। विमेन, औरतें, ध्यान से सुनिए, विमेन आर नॉट अ होमोजीनियस ग्रुप, और जो और महिलाएं होती हैं वो एक सजातीय ग्रुप नहीं होती हैं, सब बहुत अपने अपने आप में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती हैं, सबकी अपने अपने अच्छे थॉट्स भी होते हैं, डिफरेंट थॉट्स होते हैं। अच्छे थॉट्स का मतलब ये नहीं कि अच्छे ही थॉट्स हो, डिफरेंट थॉट्स ओपिनियंस होते हैं। 396 दैट्स कॉल्ड हस्बैंड्री। इट्स नॉट हस्बैंड, हम हस्बैंड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम हस्बैंड्री की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कृषि से, खेती करने से होता है, ठीक है। इसके साथ साथ उसके दूसरा भी मीनिंग होते हैं, क्योंकि इंग्लिश के सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं होते हैं, इंग्लिश के अलग अलग दूसरे भी मीनिंग होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं किफायत, लाइक फार्मिंग, एग्रीकल्चर, सेविंग और बजटिंग। बजटिंग मतलब क्या होता है? किफायत करना। He gave a lecture on crop and animal husbandry, और उसने क्या किया? फसलों पे, क्रॉप का मतलब होता है फसलों पर, और पशुपालन पर व्याख्यान दिया या लेक्चर दिया। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। ऑन द ग्रासलैंड इज डेवलपिंग रैपिडली, जो कि ग्रासलैंड जहाँ पे ज्यादा घासें होती हैं वहां पे एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से तेजी से विकसित हो रहा है। 397 इट्स कॉल्ड हाइपरबोली।
इट इज, वी यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम वी से इट इज हाइपरबल, फिगर ऑफ स्पीच में हम इस वर्ड को बोलते हैं हाइपरबल, बट इट इज नॉट हाइपरबल। जब हम प्रोनाउंस करते हैं, मैंने इसको कई बार कंफर्म भी किया, इट्स कॉल्ड हाइपरबली। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से बोला जाएगा, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोलते हाइपरबल भी हैं कई बार, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में होता है, चेंजेस होते हैं। हम लोग इंडियन से, इवन कोई भी जन किस तरह से, पर हम कोशिश ये करें कि हम सही प्रोनाउंस करें, जिससे हमारे, जब हम सही प्रोनाउंस करेंगे तो वो हमारी एक हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह से हम अपने दिमाग को इंडिकेशन देते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं हम वैसे ही करते हैं। तो आप, जब भी मैं प्रोनाउंसिएशन की बात करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जब भी प्रोनाउंस करती हूँ सारे ही करेक्ट वर्ड होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ मैं इस तरह से कोई भी वर्ड प्रोनाउंस नहीं करूँ या गलत नहीं हो, बट श्योरिटी कहीं पर भी नहीं है। ओके, तो ये क्या है? ये एक नाउन है। इसका क्या होता है? अतिशयोक्ति, किसी चीज का बहुत इजाफा करना या बड़ाई करना, मतलब बहुत ही किसी चीज को एक्सेस में कह देना। सिमिलर वर्ड्स जो इसके सिनोनिम्स हैं, एग्जैजरेशन, ओवर स्टेटमेंट, मतलब बहुत बड़ाई, थोड़ी सी चीजों के बहुत बड़ा चढ़ा के कह देना किसी की। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में क्या होता है? बड़ाई करना या इजाफा करना, जैसे मैंने बताया। ओवर प्लेइंग और एक्सेस, ज्यादा होना, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो एकदम रियलिटी में नहीं होती है, उसको हम बोलेंगे हाइपरबोली। This astonishing performance produced a gush of hyperbole। और ये एक आश्चर्यजनक जो प्रदर्शन था, इसने क्या किया? प्रदर्शन ने हाइपरबोल की एक बाढ़ सी ला दी, मतलब इतना ज्यादा ओवर, हम रियलिटी को छोड़ चुके हैं, एकदम हवा में तीर सोच लीजिए आप, ऐसे चल रहे हैं। जो परफॉर्मेंस हुआ उसको देख के, मूवीज भी कई बार ऐसी बन जाती हैं कि हम रियलिटी से थोड़ा सा ब्लैंक हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने मूवी देखी नहीं है, पर मैंने थोड़ी बहुत उसकी ग्लिम्स देखी, जैसे ब्रह्मास्त्र थी, तो हम रियलिटी में अगर हम उसको देखें ना, तो हम कहीं ना कहीं कहेंगे नहीं, ये रियल लाइफ से एकदम नहीं है। अमेरिकन ह्यूमर इज फाउंडेड लार्जली ऑन हाइपरबोली। और जो अमेरिका का जो ह्यूमर है, जो कि वहाँ परफॉर्मेंस किए होते हैं, चाहे वो प्ले में हो चाहे मूवीज में, जो ह्यूमर बताया गया है बिल्कुल एक कॉमन बता रहे हैं लोग। अमेरिका का जो ह्यूमर है वो लार्जली कैसा होता है? अतिशयोक्ति, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के किया जाता है। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल तो साइकोलॉजी में बहुत हमें कंडीशंस दी जाती थी। जब मैं साइकोलॉजी पढ़ती थी तो हम लोगों को बोला जाता है हाइपोथेसिस लिखो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेटिकल? यहाँ पे हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक। एक आपको ऐसी सिचुएशन दे दी जाती है कि आपको अज्यूम किया जाता है कि आप अज्यूम करो, ठीक है। तो ये क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एडजेक्टिव है जिसमें आप सपोज करने को कह रहे हैं। ये क्या है? सिंथेटिक। क्या सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? कृत्रिम, जो एकदम रियल नहीं है। सिंथेटिक इन द सेंस, कृत्रिम का मतलब जो बनाया गया है। Imagined or suggested but perhaps not true or really happening। मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि यहाँ पे इमेजिन किया जा रहा है, काल्पनिक है, या हम अपने हाथों से किसी चीज को क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। सिचुएशनशिप दिखाए जा रहे हैं जो रियलिटी से दूर है। The question is purely hypothetical, पूरा काल्पनिक क्वेश्चन है। This is purely hypothetical situation। और जो ये सिचुएशन है, या हम कह सकते हैं जो स्थिति है, वो कंप्लीटली किस तरह की? काल्पनिक है, रियलिटी से इसका कोई वास्ता नहीं है। कुछ डिस्क्लेमर होते हैं ना, जिसमें कहते हैं कि आपका ये इस जो शो है इसका कोई भी वास्तविक घटनाओं से कोई भी संबंध नहीं है, काल्पनिक है या इमेजिनरी है। ओके, 399 इट्स कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है मूर्ति से या प्रतिभा भंजक, मतलब प्रतिभा जो भी मूर्ति है उसको क्रिटिसाइज करना या उसकी अवहेलना करना, ठीक है। तो आइकोनोक्लास्ट उससे रिलेटेड है। हम इसके सिमिलर मीनिंग क्रिटिक, क्वेश्चनर, रिबेल, ओरिजिनल, उससे संबंधित आइकोनोक्लास्ट से रिलेटेड ही संबंधित मीनिंग है। यू आर एन आइकोनोक्लास्ट। तुम किस तरह की हो? तुम एक जो कि मूर्ति को या आइडल को नहीं फॉलो करती हो। शी इज एन आइकोनोक्लास्ट हु बिकेम अ ग्रम्पी कंजर्वेटिव। वो एक क्या है? मूर्ति भंजक है जो क्रोधी रूढ़िवादी बन गई है। कंजर्वेटिव मतलब होता है जो रूढ़िवादी चीजों को फॉलो करते हैं। ओके, टुडे देखिए आज 400 सब्सक्राइबर्स हुए और 400 वर्ड में आपको करा रही हूँ। तो आप लोग जो लोग नए हैं और इस चैनल को, इसकी ग्रोथ में सहायता कीजिए। आप लोग शेयर कीजिए चैनल को, जिससे और लोग भी सीख सके। और आप लोग अपनी सुझाव जरूर दीजिए। मेरे को नए नए कमेंट्स आ रहे हैं, नए नए लोग जो जुड़ रहे हैं। आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू ओवर हियर। तो इस चैनल के लिए मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ और लोग अच्छा सीख रहे हैं और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। तो मैं और अच्छे से और अच्छा काम करूँगी। सो इट्स आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब क्या होता है? नाउन है फर्स्ट ऑफ ऑल, विचारधारा या सिद्धांतवान। जो आइडियोलॉजी, हम पुरानी विचारधाराओं को फॉलो करते रहते हैं। बिलीव्स, आइडियाज, प्रिंसिपल मतलब जो सिद्धांत, टीचिंग्स।
द आइडियोलॉजी हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। और जो विचारधारा है उसका दुनिया पे बहुत प्रभाव पड़ता है। मतलब आज से कई साल पहले अलग तरह के माइंडसेट थे, मतलब हमारे फादर पेरेंट्स जो थे उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, वहां के तब एक अलग था। उनसे पहले के जो और लोग थे उनकी अपनी, और आज का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें एक अलग ही क्या कहा जाए विचारधारा है। और डिफरेंस हर जनरेशन के साथ होता है, तो उसी को कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ सिर्फ उसी को नहीं कहते, उसके साथ साथ क्या विचारधाराओं में परिवर्तन हुआ है, क्या सिद्धांत बदले हैं, किस चीज को कितना एक्सेप्टेंस मिला है, गवर्नमेंट की तरफ से कितना एक्सेप्टेंस मिल रहा है, पब्लिकली कितना एक्सेप्टेंस मिल रहा है। वी हैव टू फेस द चैलेंज ऑफ आइडियोलॉजी। और हम विचारधारा की चुनौती का सामना करने से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। सो जैसे आज का सेशन कंप्लीट हुआ है, आप लोगों से मेरा बस यही अनुरोध है कि आप लोग वीडियोस देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत लग रहा है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक्स आते हैं, ऐसा नहीं है लाइक्स नहीं आते, आते हैं लाइक्स, पर जिस हिसाब से वीडियोस देख रहे हैं उस हिसाब से लाइक्स थोड़े कम है, तो आप लोग लाइक्स कीजिए तो थोड़ा और मेरा मोटिवेशन और अच्छा लगेगा, तो मैं और काम रेगुलरली आप लोगों को, और काम करने से जो मेरा काम के लिए इंटरेस्ट मेरा सिर्फ यही है कि मुझे अपने काम से मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने काम, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और सिर्फ यही रीज़न की वजह से मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया है। तो आप लोगों को भी पढ़ना अच्छा लगता हो, और अगर आपको इस चैनल के थ्रू मदद मिल रही हो तो प्लीज़ इस चैनल की एक तो ग्रोथ में मदद कीजिए, और साथ के साथ इस चैनल की ग्रोथ में नहीं, अपनी ग्रोथ में भी बहुत मदद कीजिए। आप रेगुलरली बेसिस पे पढ़िए, यहाँ से जितना आपको हेल्पफुल मिल रही है अभी फिलहाल, जितना मैं कंटेंट दे रही हूँ, और साथ के साथ अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करते रहिए। And so that's it. Just keep learning and keep growing. Thank you so much.